गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ मेरे शेरों, करते हैं अपनी पाठशाला स्टार्ट। देखो मेरे दोस्त, हमने जो चालू किया था वो चालू किया था, कहां गया, वर्ब एडवांस। और उसमें पुत्र जी जिरिंड, ठीक है, कि हमने बातचीत की थी। और जिरिंड में मेरे दोस्त आपने सारी चीजें याद कर ली होंगी, है ना। देखो बेटा, पहले मैंने बोला जिरिंड के वर्ब एडवांस का बेसिक। जिरिंड क्या होता है आपको पता, नाउन होता है सर। बेटा जिरिंड जिरिंड फ्रेज क्या काम करती है, मैंने बोला सब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, ठीक है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करती है। फिर मैंने बोला बच्चे कुछ फिक्स हैं जहां वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है, और ये दो टॉपिक है, फिक्स चीजें भी याद होंगी, ठीक है, और यहां से ये चीजें भी हेल्प करेंगी। मैंने आपको याद करने को ये कहा था। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, ब्याज से लो मां सरस्वती का नाम। और यहां से चीजें हैं मेरे बच्चे जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, उन एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। मतलब अगर आप उन एडजेक्टिव को आगे बढ़ाओगे तो आपको एक फिक्स प्रेपोजिशन दिखाई देगी बेटा, तो ये प्रेपोजिशन इनके साथ हो जाती है जी फिक्स। अब जब ये फिक्स हो जाएंगी तो अपना घर परिवार बना लेंगी। जब अपना घर परिवार बना लेंगी तो इस फिक्स प्रेपोजिशन के बाद आएगा क्या, जिरिंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जिरिंड। या क्या आ सकता है बेटा, नाउन, ऑब्वियसली बात है। या क्या आ सकता है, नाउन। ये चीजें अब इनको क्या करना है बेटा, याद करना है, साथ साथ मेरे समझते हुए चीजों को चलना है। इनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। जैसे पहला मैं अगर आपको लिखवाऊं तो यूज्ड टू, याद आया, तो इसमें कैसे दे देगा, मुझे ये काम करने की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, मुझे ये काम करने की आदत है। तो पेपर में क्या देगा बेटा, आई एम यूज्ड टू डू दिस वर्क। क्या मेरा इस्तेमाल किया जाता है काम करने में, नहीं, मुझे इस काम को करने की आदत है। तो ये क्या हुआ बेटा, यहां एडजेक्टिव हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेपोजिशन इसके साथ क्या हुई, फिक्स हुई, इसलिए यहां पर डूइंग आया। आपको मॉडल्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। चलो सेकंड हुआ। सेकंड क्या होता है बेटा, अफ्रेड ऑफ। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप क्या बोल दोगे, अफ्रेड ऑफ। जैसे दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। अब एक दो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ज्यादा लिखवाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, उनको डर है कहीं वो मैच हार ना जाए, ठीक है, आप ये यूज कर रहे हो बेटा। तीसरा है मेरे बच्चे, अगर किसी पे आप गुस्सा हो तो आपको पता है ना, एंग्री एट होता है या एंग्री अबाउट होता है, आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, एंग्री एट, एंग्री अबाउट। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आप बोलते हो गुड एट, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट प्लेइंग दिस गेम। अगर आप किसी चीज में बुरे हैं तो वो भी होता है बेटा बैड एट, ही इज बैड एट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये बना बेटा। फिफ्थ सिक्स्थ देखते हैं मेरे दोस्त। ये होता है बेटा, अगर आप किसी चीज को लेकर क्रेजी हैं, आई एम क्रेजी अबाउट डूइंग इट, पागलपन, आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्रेजी होता है बेटा। अगर आप किसी चीज से नाखुश हैं तो आप बोलोगे डिसअपॉइंटेड एट, ठीक है, या डिसअपॉइंटेड अबाउट, ठीक है, उसके लिए आप ये बोलते हो। अगर आप किसी चीज को लेकर क्या है बेटा, डिसअपॉइंटेड है, नाखुश है। अगर आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड है, उसके साथ भी आता है अबाउट, एक्साइटेड अबाउट, आई एम एक्साइटेड अबाउट गोइंग देयर विद देम, एक्साइटेड अबाउट, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी चीज को लेकर फेमस है बेटा, फेमस फॉर, ही इज, बोलते नहीं, ही इज फेमस फॉर इट, ही इज फेमस फॉर इट, तो मैंने बोला विराट कोहली इज फेमस फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा, फेमस फॉर। अगर आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं बेटा, डिसअपॉइंटेड एट था, ठीक है, ये था। एक होता है ऐसा ही फेड अप विद, आपने इतनी बार सुना होगा,
आई एम फेड अप विद क्लीनिंग दिस रूम, मतलब परेशान हो गया ये रूम का क्लीन करते करते। बेटा किसी चीज का आप में जुनून होना, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने का जुनून है। एक होता है बेटा किसी चीज के लिए खुशी होना, ग्लैड अबाउट, सबका मीनिंग मैं बता रहा हूं, जिसका भी अगर आपको लिखने का लिख सकते हो, ठीक है। ग्लैड अबाउट मैंने बोल दिया ही इज ग्लैड अबाउट गेटिंग मैरिड, बड़ा खुश है कि वो सौभाग्यशाली अपने आप को समझता है, खुश है कि उसकी शादी हो रही है। सो ग्लैड अबाउट, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, किसी चीज पर खुशी जाहिर करना, जैसे था ना दुख जाहिर करना, डिसअपॉइंटेड एट और अबाउट, ऐसे होता है बेटा आई एम हैप्पी एट या आई एम हैप्पी अबाउट, आई एम हैप्पी अबाउट गेटिंग मैरिड, ऐसे आपने बोल दिया। नेक्स्ट बेटा किसी चीज में इंटरेस्ट होना क्या होता है, इंटरेस्टेड इन, ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है बेटा, इन, ठीक है। नेक्स्ट 15 किसी चीज की दीवानगी होना, कीन ऑन भी होता है, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, जैसे अगर आपका ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, आप बोलोगे आई एम कीन ऑन ड्राइंग। सेकेंड वाला बेटा अफ्रेड ऑफ, तो आप इसको इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो बेटा। अब इनको कॉपी करते वक्त बार बार बोलना है, बोलना है। आई एम एग्री एट यू बोलो बेटा, कौन है ये, तुना, तुना नाम होता है, तुना, ठीक है बेटा। फॉन्ड ऑफ होता है बेटा किसी चीज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, जैसे फॉन्ड ऑफ कीन ऑन, वो आप काम करते ही रहते हो। किसी जैसे छोटे बच्चों को वीडियो गेम का नशा हो जाता है, फॉन्ड ऑफ होता है, कीन ऑन होता है, ठीक है। चलो 16 देखो बेटा, जिसका भी मीनिंग अगर पूछना हो तो बताना, मैं बताते ही चल रहा हूं, ध्यान से सुनते चल लो, ठीक है। चलो जैसे होता प्राउड ऑफ, इसका तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू बोलते हैं ना, तो मैंने बोल दिया आई एम प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप सपोज करो उसने इंग्लिश बोलना सीख लिया, तो आप क्या बोलोगे, ही इज प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कि भाई अब उसको अच्छा लग रहा है, उसने एक नई लैंग्वेज सीख ली, ठीक है। चलो सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज से ऊब जाना। आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करते करते ऊब गया हूं यार, सिक ऑफ होता है बेटा किसी चीज से क्या हो जाना, ऊब जाना, ऊब जाना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा किसी चीज के लिए माफी मांगना, सॉरी फॉर, आप ज्यादातर यूज करते हैं सॉरी फॉर, ठीक है। तो ही सॉरी फॉर डूइंग दिस वर्क, ही सॉरी फॉर ईटिंग हिज डिश, तो माफी मांगना चाहता है यार उसकी डिश को उसने खा ली। यूज्ड टू मैंने लिखवा दिया था क्या सबसे, हाँ पहले ही लिखवा देता, तो यूज्ड टू ऐसे होता है बेटा एक वरीड अबाउट। ये मेनली आपके पास ठीक है। दिखाई देते हैं बेटा, ठीक है। सिक ऑफ होता है बेटा, सिक ऑफ होता है किसी चीज से ऊब जाना, सिक ऑफ, ऊब गया, बोर हो जाना। एक और होता है देखो, जैसे बोर को देखोगे ना शुभ, ध्यान से देखना, अगर बोर्ड है तो बोर्ड ऑफ भी होता है, बोर हो गया आप उस चीज से,
बोर्ड ऑफ भी होता है। अच्छा एक और मैंने चीज कही आपको, अकस्टम्ड टू, याद आया? अकस्टम्ड टू होता है बेटा किसी चीज की आदत हो जाना, अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड के साथ एक और चीज होता है एडिक्टेड टू, ये तो मैंने उसमें मॉडल्स में बताए थे ना, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, ये चीज है। अच्छा वो सॉरी या एक्साइटमेंट के लिए जैसे आप यूज कर रहे हो, ऐसे होता है एंशियस अबाउट, किसी चीज को लेकर आप बड़ा एक्साइटेड हो, एक्साइटेड अबाउट भी होता है और एंशियस अबाउट भी होता है, दोनों है। अच्छा किसी काम को करने में आप सक्षम हो मेरे बच्चे, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, सोचा कभी आपने? किसी चीज को करने में आप सक्षम हो, चलो ब्लू से लिख देता हूं, उसके लिए आप यूज करते हो बेटा कैपेबल ऑफ। इनकी लिस्ट में इसलिए जानबूझ के बढ़ा रहा हूं ताकि प्रेपोजिशन में ये दोबारा से आपको सेम रिवाइज करने को मिल जाए। उसके लिए आप कैपेबल ऑफ, बेटा किसी चीज को करने के लिए कमिटेड टू, जैसे जैसे अभी था ना ये एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, वो यूज होता है। वरीड अबाउट और जैसे ही होता है ऐसे होता है बेटा कंसर्न अबाउट, इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूं, तो वरीड अबाउट, कंसर्न अबाउट, बिल्कुल सेम है, देख लो। ठीक है, कमिटेड टू। अच्छा डेडिकेटेड टू, डेडिकेट किसी भी काम की दीवानगी में देखना सबके साथ टू है बेटा, यूज्ड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, देख रहे हो कि आप वही है उसी दीवानगी में। आप डिवोटेड टू, खुद को मैंने तो डिवोट कर दिया उस चीज को, ये भी देखो सेम मीनिंग देता है। ठीक है, डिवोटेड टू। और एक हमारे पास होता है एक्साइटेड अबाउट, तो फेमस फॉर भी लिख दिया। अफ्रेड ऑफ जैसे होता है ना बेटा, अफ्रेड का ही एक और होता है फ्राइटनड, डरा हुआ होना, फ्राइटनड, ठीक है, उसके साथ भी ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ, फ्राइटनड ऑफ, आप यूज कर सकते हो। इंटरेस्टेड इन या इन्वॉल्व इन, बोलते हैं ना ही इज इन्वॉल्व इन दिस केस, ही इज इन्वॉल्व फॉर दिस केस, गलत हो जाएगा, सो ही इज इन्वॉल्व इन दिस केस। अच्छा ही इज फेमस फॉर, ही इज नोन फॉर, ही इज नोन फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज फेमस फॉर प्लेइंग क्रिकेट, नोन फॉर प्लेइंग और फेमस फॉर, दोनों के साथ फोर है क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ये याद रखिएगा। किसी चीज के आप अपोजिट जा रहे हैं, अपोज्ड टू, अपोज्ड टू, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया द विलेजर्स आर अपोज्ड टू बिल्डिंग अ न्यू रोड, और नए रोड बनने के खिलाफ हैं। भाई खेतों से नया रोड लेके जा रहे हैं, उन्हें कहता है हमारी जमीन खराब हो जाएगी, तो द विलेजर्स आर अपोज्ड टू बिल्डिंग न्यू रोड्स, ठीक है, ये चीज है। अच्छा देखो जैसे यहां तक था ना बेटा ये फेमस फॉर, ठीक है, कहां गया हमारा नोन फॉर, फेमस फॉर, ऐसे ही होता है मेरे बच्चे रिमेंबर्ड फॉर, किस चीज के लिए आपको याद रखा जाएगा, वो इस चीज के लिए याद रखा जाता है, रिमेंबर्ड फॉर, ठीक है। अच्छा रेस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग द गेम, बेटा रेस्पॉन्सिबल के साथ फोर आता है, ठीक है। और एक था ना फ्राइटन, हाँ देखो एक और चीज याद आ गई। अब आप बोलोगे जयदीप सर आप इन्हें कैसे याद रखते हो? बेटा मेरा तरीका है, मैं हमेशा ऐसे देखता हूं इनको कि जब कभी भी आप किसी चीज से डरते हो, जैसे फ्राइटन के साथ ऑफ था, अफ्रेड के साथ ऑफ था, अब मुझे एक और इससे याद आया कि एक और डर को चीज दिखाती है स्केयर होना, स्केयर्ड ऑफ, देख लो इसके साथ भी ऑफ है, तो किसी चीज से भय होना। एक और भय को दिखाते बेटा टेरिफाइड, उसके साथ भी आता है टेरिफाइड ऑफ, उसके साथ भी आप ऑफ लगा के देखते हो, ये चीज याद रखना। और एक किसी काम से थक जाना, टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो टायर्ड के साथ ऑफ आप ज्यादातर देखते हो। कई बार टायर्ड के साथ बेटा फ्रॉम भी आता है, टायर्ड फ्रॉम, ये भी आप देखते हो, टायर्ड ऑफ या टायर्ड फ्रॉम। नेक्स्ट है बेटा वरीड अबाउट, तो मैंने लिखवा दिया, और तो खासा कुछ, एक सेकेंड, क्रेजी अबाउट लिखवाया, हाँ आ गया। 38 टर्म्स याद करनी है। की नोन भी होता है बेटा किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, जैसे फॉन्ड ऑफ, हो गया।
फेडअप होता है बेटा ऊब जाना, सिक ऑफ। फेडअप विद, फेडअप मत बोल, मैं चाटा मार दूंगा। फेडअप विद पूरा लिख बेटा, वरना फिर याद कैसे करेगा छुटको। कैपेबल होता है बेटा किसी चीज के लिए सक्षम होना। कैपेबल ऑफ होता है सक्षम होना किसी चीज के लिए, और किसी चीज के लिए सक्षम नहीं हो तो इनकैपेबल ऑफ। इनकैपेबल ऑफ, इनको याद करना पड़ता है बेटा, होते नहीं है। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है बेटा किसी चीज के लिए आप जिम्मेवार हैं, आपकी वजह से वो चीज हुई है, ठीक है, उसके लिए होता है। एक होता है एक्यूज्ड ऑफ, कि आप ही उसके चीज के लिए जिम्मेवार हैं। एक्यूज्ड ऑफ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यू आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द वॉच, घड़ी जो चुराई है ना, तू उसका जो है दोषी है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, या ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द वॉच, वो घड़ी चुराने का आरोपी है, इसके साथ ऑफ आता है। बेटा जब ये पेपर में आएंगे ना मेरे बच्चे, ठीक है, जब ये पेपर में आएंगी और पुत्र जी आपको ये सारी प्रेपोजिशंस याद होगी, मेरा वादा आपसे, आप दिल से दुआई दोगे सर को कि सर लिखवा दी, ठीक किया। कहीं एक दो बच्चा बड़ा यहां वो बनता है 30 मार्क का, पता है क्या करता है, सर लिखने में टाइम वेस्ट होता है, पीडीएफ दे दो। जाके गूगल पे सर्च कर ले, साला सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। मेरे बच्चे यकीन मान, मेरा पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता। लिखेगा ना, काम की चीज है बेटा, सीधा एक क्वेश्चन भिड़ना है, यहां से सीधा एक क्वेश्चन भिड़ना है। पीडीएफ प्रैक्टिस पीडीएफ मिल रही है आपको, सारे का सारे असाइनमेंट्स आपको पीडीएफ मिल रही है बेटा, सारा प्रीवियस ईयर आपको पीडीएफ मिल रही है मेरे बच्चे, सारे के सारे आपको वोकैब के पीडीएफ है, किताब आपके पास है वोकैब की, ठीक है, प्रैक्टिस की किताब आपके पास है, ये लिखने पड़ते हैं बेटा। आपको पता है सिलेक्टेड जो बच्चे हैं वो अलग से कॉपी बनाते हैं अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस की, कि मॉक टेस्ट में जो सीखने को मिल रही है, नई चीजें मिल रही है, उनको लिखते हैं। तो आपसे थोड़ी सी मेहनत नहीं होगी तो कैसे चलेगा बेटा, है? सोचो। और तुम्हारी तरह मैं भी आलसी हो जाऊं फिर तो चलेगा ही नहीं काम। वही तो, ठीक है। पीडीएफ में तो सब लिखा पड़ा है बेटा, पीडीएफ पे सब पड़ा हुआ है। तो हर एक की हिंदी पता है आपको, जिसकी नहीं पता होगी तो गूगल पे सर्च कर लेना, अगर दोबारा भूल जाओ तो, ठीक है, दोबारा भूल जाओ। एक्यूज आरोपी होना कह सकते हो बेटा आप, डरना डरना सारे तो आसान है, ऊब जाना किसी चीज से, बोर हो जाना, ये सेम तो है, सिक ऑफ, बोर्ड ऑफ। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे शेर जवानों, बच्चा कह रहा आप मुझसे गुस्सा हो गए क्या, सॉरी सर। अरे भाई साहब क्या बात करती है, टीचर कभी स्टूडेंट से गुस्सा हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल है बेटा। दाना जी तो ये मेरे भाई आप इनको याद रखोगे और चीजों को भूलना नहीं है इनको, जो आपको बताया अभी। ठीक है, अब लास्ट है बेटा, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था एडजेक्टिव के बाद फिक्स प्रेपोजिशन, और जेरेंड का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर जेरेंड खत्म। वो है बेटा नाउन के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन।
कई ऐसे नाउन हैं बेटा जिनके बाद, ये बहुत कम है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, और जब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर से वही जिरिंड आ जाएगा। ऐसे केसेस कौन से होते हैं? ठीक है बेटा, बच्चा इन्वॉल्व की हिंदी पूछ रहे हैं, इनको इन्वॉल्व की भी हिंदी नहीं पता, मेरे शेर कमाल कर दिए बेटा। एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने की फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क। दूसरा बेटा चांस ऑफ, तीसरा बेटा चॉइस बिटवीन, यू हैव टू टेक अ चॉइस बिटवीन गोइंग देयर और नॉट। फोर्थ डेंजर ऑफ, किसी चीज का खतरा होना, ठीक है, डेंजर ऑफ। डिफिकल्टी इन, ठीक है, डाउट अबाउट। नेक्स्ट होप ऑफ, किसी चीज की उम्मीद होना बेटा। आइडिया ऑफ, ये तो पता ही होगा बेटा, ठीक है, जैसे इंटरेस्टेड इन था ना बेटा, जैसे इंटरेस्टेड इन था ऐसे होता है इंटरेस्ट इन। नाइन्थ, अगर नाउन की तरह आप यूज करोगे, आई हैव नो इंटरेस्ट इन गोइंग देयर, मेरा वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मेथड ऑफ। अपॉर्चुनिटी ऑफ, you will get an opportunity of doing this work, opportunity of। next beta possibility of, तो क्या आ जाएगा possibility of। next reason for, what is the reason for delaying it, इसको डिले करने का रीजन क्या है? trouble for, मुसीबत के लिए। और what is the way of बिल्डिंग अ वॉल, व्हाट इज द वे ऑफ बिल्डिंग द वॉल, उस वॉल को बनाने का, ठीक है, क्या तरीका। टायर्ड ऑफ, टायर्ड फ्रॉम, कोई दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा प्रशांत, दोनों सेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, टायर्ड ऑफ भी यूज कर सकते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हैं। बेटा ये था आपका काम। खत्म। न्यू बैच 17 तारीख के आसपास आएगा। ठीक है।
तो बच्चे ये चीजें जब आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, तो आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। देखो इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना बेटा, उसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना है। प्लीज डू नॉट insist to do this work. ठीक है, आपके पास ये चीज यहां पर आ गई बेटा। डन। तो मैंने बोल दिया प्लीज डू नॉट इंसिस्ट टू डू दिस वर्क, पहला एग्जांपल। या 1 2 3 लिखोगे, 1 2, सिर्फ कॉपी करना है और फिर बताऊंगा ये एरर कैसे बनते। ठीक है, कि एरर कैसे बनते। इफ you aim to achieve if you aim to achieve your goal, कि अगर आप एम करते हैं अपना अचीव यो करने के लिए गोल, ठीक है, सक्सेस इज श्योर, सफलता निश्चित। ठीक है जी। ही हैज सक्सेडेड टू विन द केस। ठीक है बेटा, I am looking forward to meet him। मैंने ये आंसर लिख दिया बेटा। ठीक है, one should never take pride to do such things। ठीक है बच्चे, अब आपके पास ये है बेटा, आराम से कॉपी कीजिए, फिर बताता हूं ये क्या चीज है। एक और याद आ गया, फॉन्ट का भी लिखवा दो। आई एम वेरी मच फॉन्ट टू डू दिस वर्क। मैंने बोल दिया। एक ये चीज आपके लिए बन रही है, और ये ऐसी चीज है मेरे बच्चे कि जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए। अब आप जो इतनी मेहनत आपने की है बेटा, ये उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, डन है। एक और
लिखते चले जाओ, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लिखते चले जाओ। आठवां कहां लिखूं? कॉपी हो बेटा यहां तक, फिर मैं 8th अगली स्क्रीन पर लिखता हूं। ठीक है, चलो 8। We watched the student jump students jumping from the window। ये मैंने यहां पर लिख दिया कि स्टूडेंट्स जंप या स्टूडेंट्स जंपिंग। got we got tired to wait। we got tired to wait। तो weather, तो हमने बोल दिया द वेदर टू क्लियर, कि हम मौसम के साफ होने का इंतजार करते करते थक गए थे। ठीक है, साफ होने का इंतजार करते करते थक गए थे, तो आपने ये लिख दिया बेटा। ठीक है महाराज, आपने बोला जी सर। he was afraid pick up the word। वही रहा। ठीक है, एक और ये चीज लिख लो। मैं चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें आपके पास आए आप उनको समझ पाए। करो बेटा कॉपी। अब इनके आंसर्स को जरा देखते हैं, क्या आप चीजों में कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे बेटा। कई बच्चों को लग रहा होगा ना जयदीप सर ने इतनी प्रेपोजिशंस लिखवा दी, इनका फायदा क्या होना। फायदा दिखाता हूं बेटा आपको। फायदा ये होगा बेटा, ये वर्ब एडवांस टॉपिक है और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। आप किसी भी बच्चे से पूछना आजू बाजू, हालांकि भगवान की दया से सारे आपके बच्चे जो आजू बाजू लाइब्रेरी में बैठे हो मेरे से ही पढ़ रहे होंगे, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं मेरे से, उनसे वर्ब एडवांस पूछना, वो बोलेंगे बहुत मुश्किल टॉपिक है भाई, समझ ही नहीं आया। और तुम पता है क्या बोलोगे, मेरे से तो सारे क्वेश्चन बन रहे। तो जब ये टॉपिक खत्म करूंगा बेटा सारे क्वेश्चन बनेंगे तेरे से। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए कि दूसरों से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, आपको उससे देखते, जब आप ऐसा देखते हो ना तब अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फिर दूसरों की भी मदद करो। उनको नहीं आ रहा है समझ तो उनको टॉपिक समझाओ, सेल्फिश मत बनो। चलो बेटा करें, देखो प्लीज डू नॉट इंसिस्ट टू डू। इंसिस्ट टू डू, इंसिस्ट ऑन होता है बेटा। इसका मतलब अगर मैं यहां लगाऊंगा प्लीज डू नॉट इंसिस्ट ऑन और उसके बाद टू डू नहीं, क्या आएगा, डूइंग। इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस वर्क, इंसिस्ट मत करो ये। वेरी गुड। इफ यू एम टू अचीव योर गोल, अरे सर ने तो एम एट कराया था,
एम एट, तो मेरे बच्चे जब आप यहां करोगे एम एट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड आएगा, तो यहां अचीव नहीं आना था मेरे बच्चे, यहां अचीविंग आना था। ही हैज सक्सीडेड टू विन, सक्सीड इन कराया था सर आपने, सक्सीड इन किसी चीज में सफल होना, तो सक्सीड इन के बाद विन या विनिंग, विनिंग आएगा क्योंकि इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अरे सर लुकिंग फॉरवर्ड टू तो फिक्स्ड ही हो जाता है। हाँ, तो ये क्या होती है प्रेपोजिशन, और जयदीप सर प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आता है तो मीटिंग आएगा। वन शुड नेवर टेक प्राइड इन, प्राइड इन होता है बेटा याद रखना, तो टू डू नहीं डूइंग आएगा। प्राउड ऑफ होता है। आई एम वेरी मच फॉन्ड टू डू, फॉन्ड ऑफ होता है जयदीप सर आपने बताया था अभी, फॉन्ड ऑफ होगा तो डू नहीं होगा डूइंग होगा। सर आई फील लाइक, सर जयदीप सर आपने कहा था फील लाइक का मतलब होता है महसूस होना, लगना, मन करना, तो सर उसके बाद तो गोइंग आएगा क्योंकि लाइक यहां प्रेपोजिशन होती है। करो कॉपी। तो जिरेंड और जिरेंड पर बेस्ड इस टाइप के कैसे एरर आएंगे वो आपको पता चल गई, वो आपको पता चल गई। ठीक है पाजी, अब बताओ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है बाबू, प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है अब तो। अब अगर ये चीजें ना याद करो आप, अच्छा आपके एक तीर से दो शिकार हो गए, आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी याद हुई जो पेपर में आती इंपॉर्टेंट है, और ये भी चीजें, तो जो प्रेपोजिशन टॉपिक करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये चीजें दोबारा मदद करेंगी यार। फटाक से जल्दी से कॉपी करो भाई। ला, 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 ला।
आ जाओ बेटा। अब इसको देख लेते हैं शेरो। वी वॉच द स्टूडेंट्स जंप, नहीं जंपिंग। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगकर उधर नाउन आता है तो वो जिरिंड भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर नाउन आता है। अब बेटा आप ये कह रहे हो, ये कॉपी कर लेना बेटा स्टार लगा के। आप ये कह रहे हो स्टूडेंट्स कार, स्टूडेंट्स स्कूल, तो स्टूडेंट्स जंपिंग, जंप क्यों होगा? क्योंकि नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लग के उसके बाद नाउन आता है बेटा। रोहित्स कार, रोहित्स जंपिंग। ठीक है, वेरी गुड। वी गो टायर्ड ऑफ होता है बेटा, अगर ऑफ होगा तो वेट नहीं, वेटिंग हो जाए। नेक्स्ट, वी आर अफ्रेड ऑफ होता है बेटा, अगर अफ्रेड ऑफ होगा तो मेरे बच्चे पिकिंग हो जाएगा। चलो जी, भारत माता की जय। हो गया हमारा सवाल खत्म। अब स्टार्ट करेंगे बेटा इन्फिनेटिव, फिर कर लेंगे पार्टिसिपल, वर्ब एडवांस की ऐसे की तैसे, सारा समझ आएगा आपको। बेटा पता है क्या होता है? ठीक है, कि चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं, और हम पता है, या आप भी या मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, हम पता है क्या करते हैं बेटा, हम थोड़ा सा पढ़ के ये सोचते हैं कि अब हमें सब मिल गया, थोड़ा सा पढ़ के मेहनत नहीं करते। प्राइड और प्राउड में क्या फर्क है? प्राइड पता है क्या होता है बेटा? प्राउड एडजेक्टिव होता है, प्राइड नाउन होता है। प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है। तो प्राइड नाउन होता है, प्राउड एडजेक्टिव होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और जो मैंने यहां प्राइड लिखवाया ना, उसमें मैंने लिखवाया है, कहां गया, वन शुड नेवर टेक प्राइड। टेक क्या हुई बेटा? वर्ब। टेक ट्रांजिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ? प्राइड। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन है मेरे बच्चे, लिखना नहीं, खिचड़ी बन जाएगी। ये है तो प्राउड, प्राउड मीनिंग सेम है, ये फर्क। ठीक है, एंग्री विद लगा देते हो अगर आप किसी इंसान के साथ दिखाते हैं, जैसे एग्री विद, मैं आपके साथ सहमत हूं, एंग्री विद, मैं आपसे गुस्सा। आओ मेरे भाई, अब हेडिंग डालो बेटा इन्फिनिटिव। सर इन्फिनिटिव क्या होता है? भाई आप इन्फिनिटिव बोल देते हो बेटा, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हो आप। इन्फिनिटिव आप 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हो, लेकिन होता क्या है ये, चलो देखते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। पता है क्या होता है बेटा? जब आप एक वर्ब यूज करते हो और उस वर्ब को आप एक्सप्लेन करते हो, तो अब आपके मन में सीधा आएगा, जयदीप सर ऑब्जेक्ट लगा दो। भाई वर्ब को एक्सप्लेन कौन करता है? सर वर्ब का ऑब्जेक्ट लगता है। जयदीप सर वो ऑब्जेक्ट लगा दो, वर्ब लगाओ और उसका ऑब्जेक्ट लगा दो। सर वर्ब को एक्सप्लेन उसका ऑब्जेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है बेटा। जैसे मैंने बोल दिया मुझे एक सेब चाहिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए, आई वॉन्ट एन एप्पल। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट वर्ब लगाई और वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने ऑब्जेक्ट टिका दिया, कहानी खत्म हुई। हां, लेकिन तब क्या हो मेरे बच्चे, अगर मैं एक वर्ब लिख दूं और उस वर्ब को एक्सप्लेन करने जाऊं और उस एक्सप्लेनेशन में भी एक और एक्शन हो। मतलब देखो, मैं चाहता हूं एक सेब नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं इस कमरे को साफ करना, मैं चाहता हूं इस कमरे को साफ करना। अब मैं चाहता हूं तो मैंने लिख दिया बेटा आई वॉन्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वॉन्ट को जब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, उसमें भी वर्ब आ गई, उसमें भी वर्ब आ गई। हां, तो मैं चाहता हूं कमरे को साफ करना। अब क्या करें बाजी इसका? तो बेटा याद रखना, जब आप कोई एक वर्ब यूज कर चुके हो मेन वर्ब, और उसके एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने एक आसान सा तरीका लगाया कि भाई देखो, आप वर्ब की बेस फॉर्म लिख दो। मतलब कुछ और क्यों नहीं कहता, सिंपल है, कुछ और लिखना ही नहीं है,
क्योंकि वहां कुछ कॉन्टिन्यूस नहीं दिखा रहे, ना परफेक्ट दिखा रहे, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखा रहे, सिंपल दिखा रहे हो ना। मैं चाहता हूं इस काम को करना, कर रहा हो नहीं, कर चुके हो नहीं, करोगे नहीं, मैं तो करना चाहता हूं, तो इसलिए बेस फॉर्म फिक्स कर दी। फिर इस वर्ब को और इस वर्ब को कनेक्टिविटी दिखाने के लिए इसके साथ ही बेटा यहां टू फिक्स कर दिया। हां, तो बस ये इस तरीके से पैदा हुआ है इन्फिनेटिव। इसलिए हम क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। तो टू क्यों लगाया बेटा, आई वॉन्ट डू दिस वर्क क्यों नहीं, बेटा कनेक्टिविटी बताने के लिए बस, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूं, मैं इस काम को करना चाहता हूं, कहानी खत्म। इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब बनी बेटा, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के हिसाब से चलेगी, लेकिन ये टेंस के हिसाब से नहीं चलेगी। अगर आप वांटेड भी करोगे तो ये भी सेम बनेगा बेटा, आई वांटेड टू डू दैट वर्क। सपोज मैं उस काम को करना चाहता था, आई वांटेड टू डू दैट वर्क, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ना तो ये टेंस के हिसाब से चलती है, ना ये सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, तो ये सेम रहती है। ऐसा नहीं कर सकते बेटा हम इस पर एस और ईएस लगा दें, या मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हम इस पर सेकंड फॉर्म लगा दें, हां, या मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हम विल या शेल यहां पर यूज कर लें। इसलिए इन सबको लिखकर आप काट लेना। ये फिक्स्ड है कि भाई बेस फॉर्म है, ये टेंस वगैरह किसके हिसाब से नहीं बदलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो इन्फिनेटिव बना है, ठीक है, हां, ये जो इन्फिनेटिव बना है, आप सबको पता है बेटा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। मतलब सब्जेक्ट टेंस नो इफेक्ट, सब्जेक्ट या टेंस, हां, नो इफेक्ट, इस पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वेरी गुड, ये चीजें ऐसे डिसाइड हुई। चलिए बेटा, अब इस बात को एक और चीज से एक्सप्लेन करता हूं। इसी के नीचे आप एक एग्जांपल लिखो। अगर बेटा मैं ये कर दूं, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, आई डू दिस वर्क, कि मैं इस काम को करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करूं। और जयदीप सर आपने तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगा दिया यहां। बिल्कुल बेटा, देखो ना, आई वॉन्ट दैट आई डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करूं, बिल्कुल लगा दिया बेटा। इस बात का मतलब और इस बात का मतलब बिल्कुल सेम है। चाहता कौन है, मैं, इस काम को कौन करेगा, मैं, तो इन दोनों का सब्जेक्ट कौन है, मैं ही तो हूं। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट आई डू दिस वर्क, बात तो बराबर है दोनों की। मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करूं, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट आई डू दिस वर्क, बात तो बराबर है। अब देखो बेटा, इस बराबर बात में क्या हुआ मेरे बच्चे, यहां एक कंजंक्शन आया, दैट। दैट क्या है मेरे बच्चे, कंजंक्शन आया। अब ये आई सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। अब देखो मैंने क्या किया, आई को आई लिखा, वॉन्ट को वॉन्ट लिखा। मैंने बोला एक बात बताओ यार, हां, अब ये आई और आई कॉमन है, हां, तो उसको आगे रख लो, ठीक है। मैंने बोला फिर डू दिस वर्क लिखा रहने दो, हां, मैंने बोला फिर कंजंक्शन का काम कौन करेगा, कौन कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक नई चीज का आविष्कार करते हैं, टू। मैंने इस टू का मीनिंग क्या होगा, कहता कुछ भी नहीं। इसका कोई मीनिंग नहीं है। कहता टू कनेक्टर लगा दो यहां, हां, ये कनेक्ट करने के लिए आएगा, कनेक्ट करेगा। तो उसने क्या बोला, कनेक्ट करेगा, बस सिर्फ कनेक्ट करेगा बेटा, हां, ब्रैकेट नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करेगा, इस टू का कोई मतलब नहीं है। हां, फिर डू का डू लगा लो, ये कॉमन चला गया, हां, दिस वर्क का दिस वर्क लगा लो। इसका मतलब ये शॉर्टकट है बेटा, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इंफिनिटिव शॉर्टकट है। इंफिनिटिव तो शॉर्टकट बनाया गया है, इंफिनिटिव तो शॉर्टकट बनाया गया है। तो आपने बोल दिया आई वॉन्ट दैट आई डू दिस वर्क, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, तो इसकी जगह कनेक्टर की जगह टू लगा दिया, डू का डू रहा, आई कॉमन चला गया, कहानी खत्म हो गई। दोनों बातों का क्या है, मतलब सेम। तो टू क्या होता है, कनेक्ट करता है, क्या, नो मीनिंग। अब सोचो, अब आप सोचोगे सर टू प्रेपोजिशन है, ना 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 ना, टू प्रेपोजिशन नहीं है मेरे भाई। तो टू का नाम क्या है सर, कनेक्ट करता है, कोई मीनिंग नहीं। भाई प्रेपोजिशन तो मीनिंग देती है बेटा, प्रेपोजिशन तो मीनिंग देती है, ये तो कनेक्ट करता है, मीनिंग नहीं देता। इसलिए इस टू का एक नाम होता है बेटा, आज के बाद याद रखना। ये क्या करेगा, दोबारा से लिख लो, कनेक्ट करेगा, हां, लेकिन नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हां, तो इसका नाम क्या होता है, पार्टिकल। क्या बोला बेटा मैंने, पार्टिकल, इसका नाम पार्टिकल होता है बेटा। पार्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में वो होते हैं जो आते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो टू पार्टिकल, तो टू सिर्फ उन चीजों को कनेक्ट करता है, कोई मीनिंग नहीं देता, सिर्फ कनेक्शन बनाता है, कोई मीनिंग नहीं भाषा में उसका।
तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो आते हैं, ठीक है, हाँ, कोई मीनिंग नहीं देते। एंड देर आर सो मेनी पार्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिकल्स होते हैं, बस आपको पता नहीं, बस आपको पता नहीं। कैसे सर? एक बात बताओ बेटा, जब आप फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हो ना, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, प्रेपोजिशन फिक्स होती है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, आई एम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, मैं उस बच्चे की देखभाल कर रहा हूं। आफ्टर का यहां साला कोई मीनिंग नहीं है। आफ्टर का तो के बाद मतलब होता है प्रेपोजिशन का, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं आई एम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, मैं उस बच्चे की देखभाल कर रहा हूं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो भी पार्टिकल कहलाता है। तो पार्टिकल वो प्रेपोजिशंस होती हैं, टेक्निकली बोलोगे तो वो प्रेपोजिशन ही होते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, उनको हम पार्टिकल बोलते हैं, फिर प्रेपोजिशन नहीं बोलते। तो ये टॉपिक होता है। इसको बच्चा बच्चा ये सोचता है प्रेपोजिशन है, नहीं है, ये पार्टिकल है। तो इंफिनिटिव में टू प्रेपोजिशन नहीं होता, पार्टिकल होता है। अगर ये प्रेपोजिशन हो मेरे बच्चे, 2 सेकंड में देखना हवाइयां उड़ेंगी। कई बार बच्चा टीचर से पूछता है टू क्या, कहता प्रेपोजिशन। अच्छा, अगर ये प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन के बाद तो जिरेंड आना चाहिए, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, डूइंग कर दे, आई वॉन्ट टू डूइंग। ये ध्यान रखना बेटा, इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना, ये प्रेपोजिशन नहीं होता, इंफिनिटिव में पार्टिकल होता है। अगर ये प्रेपोजिशन तो इसके बाद तो जिरेंड आना चाहिए। आ जाओ आपको दिखाता हूं बेटा। एक बात बताओ, जो लुक फॉरवर्ड टू होता है उसका मतलब होता है फ्यूचर में जो आप काम करोगे, ये टू प्रेपोजिशन है, इसलिए तो ये मीट कट गया, वरना टू मीट सही ना हो जाता। बताओ, टू मीट सही ना हो जाता, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अरे नहीं, ये टू प्रेपोजिशन है, पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जो फिक्स है, और फ्रेजल वर्ब में टू प्रेपोजिशन होती है, ये इसलिए है। दूसरा एक और बात प्रूव करके दिखाता हूं। कहा गया यूज टू वाला, यूज टू याद है आपको? यूज टू के बाद आप आईएनजी लगाते हो, यूज टू के बाद जब आप आईएनजी लगाते हो, क्योंकि टू उसमें क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, यूज टू एकदम फिक्स होता है। तो बेटा पार्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं उनका रोल ये होता है, आप ये ध्यान रखना। तो आपको ये समझ आएगा जब आप डीपली चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज है। तो सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा टू प्रेपोजिशन है कि पार्टिकल है? पढ़ने से पता चलेगा ना बेटा। प्रेपोजिशन कहां कहां होगा टू, वो सारी चीजें मैंने लिस्ट लिखवा दी, याद कर लिया आपने। दूसरा बेटा ये चीज आपको इन्फिनेटिव तो अलग ही दिख जाएगा। चलो, अब मैंने क्या बोला, इन्फिनेटिव समझ आ गया? सर इन्फिनेटिव क्या, मैं आपको मांगू एक्सप्लेनेशन। सर जब एक वर्ब को हम एक्सप्लेन करते हैं तो वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन सर जब वर्ब को एक्सप्लेन करने में मुझे एक और वर्ब भिड़ रही है, तो हम उस वर्ब को बेस फॉर्म लगा के, टू पार्टिकल लगा के, पहली मेन वर्ब से कनेक्ट कर देते हैं, पहले मैटर से कनेक्ट कर देते हैं, आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, कहानी खत्म। इसलिए तो इंग्लिश बहुत आसान है यूज करनी। देखो, तो मैंने लिखा बेटा आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करूं, तो मैं ही इस काम को करूंगा। ठीक है, आगे आ गया, आसान। चलो एक और एग्जांपल लिखो। अब अभी अभी मैं ये लिख रहा हूं बेटा, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करूं। तो एक बात बताओ बेटा, इस काम को कौन करेगा? मैं ही करूंगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं नहीं, हिम उस काम को करे, वो उस काम को करे, मैं चाहता हूं वो उस काम को करे। तो पता है कुछ नहीं करना, बीच में एक काम करो, हिम टपका दो। आई वॉन्ट हिम, मैं उसे चाहता हूं, टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। आई वॉन्ट हिम टू डू दिस वर्क, मैं उसे चाहता हूं इस काम को करने के लिए। तो बेटा अब ये काम कौन करेगा? अब हिम करेगा। यहां ये काम कौन कर रहा था? आई कर रहा था, लेकिन यहां कौन करेगा? अब हिम करेगा। तो ये तो शॉर्टकट है। अब इसको मैं ये बोलूं, आई वॉन्ट, ठीक है, दैट ही डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि वो उस काम को करे, बिल्कुल ठीक है। शॉर्टकट में आई वॉन्ट हिम टू डू दिस वर्क। इतना इंटरेस्टिंग है। मैं वहां गया था, तो देखो सेंटेंस तो ये भी सही है। देखो बेटा, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, हाँ, बात पूरी कर ली ना? हाँ, बात पूरी कर ली सर। फिर अपने दोस्त से मिलने, अरे टू मीट माई फ्रेंड। ये है इन्फिनेटिव बेटा, ये है इन्फिनेटिव, खत्म। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो बेटा बात आगे बढ़ानी है, ले भाई टू लगा ले, टू पार्टिकल लगा ले जो कनेक्ट करेगा, बेस फॉर्म लगा ले, बन गया जी इन्फिनेटिव। बोलो स्वाहा, खत्म। बताओ भाई, हुआ कि नहीं हुआ आसान का? तो बेटा ये कहानी होती है। ये तो भाई साहब कोई ऐसी, मैं फिर से वही एक डायलॉग अपना सेम बोलता हूं बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। बताओ,
ठीक है जी। करो बेटा कॉपी। तो ध्यान रखना, इसका कोई अपने आप में कुछ नहीं होता, ये अपना मीनिंग जो है ये टेंस के हिसाब से देगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीखा बेटा, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये मेन वर्ब के हिसाब से देगा। ये प्रेजेंट में तो प्रेजेंट मीनिंग दे देगा, ये पास्ट में है तो ये पास्ट मीनिंग दे देगा, ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर मीनिंग दे देगा। ठीक है, चलो ये बात मैं लिखवा भी देता हूं। मेन वर्ब, इन्फिनेटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इस पर टेंस, सब्जेक्ट, नो इफेक्ट। बेटा पेपर में ये भी एरर आता है, और छोटू एरर आता है बेटा, इस पर तो कोई टेंस का इफेक्ट नहीं। सो इसका मीनिंग क्या देगा ये मीनिंग मेन वर्ब के अकॉर्डिंग देगा। ये मीनिंग मेन वर्ब के अकॉर्डिंग देगा बेटा, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। हम तो कहते हैं भाई हमारा कोई मेन वर्ब के हिसाब से हम तो नहीं चलते। इसलिए बेटा पेपर में आया ही वेंट देयर, वो वहां गया था। ही वेंट देयर टू बॉट सम बुक्स, वो वहां गया था कुछ किताबें खरीदने के लिए। आपने बोला वो वेंट देयर पास्ट में गया था, हाँ, लेकिन ये तो इन्फिनिटिव है, तो इसको सर पास्ट है ना इसलिए बॉट कर दिया। अरे नहीं भाई, इस पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ही वेंट देयर टू बाय सम बुक्स, बॉट नहीं, पेपर में आता है। अब वो लोग जैसे इतना आसान पेपर में आता है, पेपर की तो कुत्ते की भी औकात नहीं है। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख तो लो। मेरा ये मानना है मेरे बच्चे, बढ़िया तरीके से सिलेबस खत्म करो। ठीक है, 5 महीने लगाए आपने इंग्लिश में, बढ़िया तरीके से सिलेबस खत्म किया। अब पेपर देने जाओ तो पेपर पे आप थू लगना चाहिए। अगर पेपर ये लग गया अच्छा है, फिर सिलेक्शन नहीं होगा भाई। 45 लाख में से कुछ हजार बच्चे निकलने हैं, 7-8 हजार। अब 45 लाख में से 6-7 हजार, चलो 45 लाख में से 50% तो बच्चा पेपर देने जाएगा नहीं, मानो करीब करीब 20 लाख बच्चा पेपर देने गया प्री का। अब प्री में से छटाई 2-1 लाख बच्चा, सपोज करो 1.5-2 लाख बच्चा सेलेक्ट हो गया। अब वो 1.5-2 लाख में से कुछ हजार चुनने हैं, तो तुम्हारी लड़ाई तो बस ये 1-2 लाख से बच्चों से, तुम्हारी लड़ाई यहां नहीं है। इन 45 में से 20-1 लाख जाता बैठ और पेपर देने प्री का, और 20 लाख में से करीब करीब 5-1 लाख बच्चा सीरियस होता है। उस 5 लाख में से करीब करीब जो बच्चा है वो कोचिंग लेता है 2-1 लाख के करीब, हाँ। और जो कोचिंग लेता है सबका प्री निकलता ही है, 90% बच्चों का प्री निकलता है। तो 1.5 लाख भी लगाओगे या 1,80,000 के करीब लगाओगे, वो प्री निकाल लेते हैं। फिर वही मेंस देते हैं और मेंस में 1000 सेलेक्ट हो जाते हैं। उन हजारों में से सबने कोचिंग की होती है, तो कुछ तो सच्चे होते हैं जो कहते हैं कोचिंग की है, कुछ बाद में साला झूठ बोलने लग जाते हैं, फेंकने लग जाते हैं, मैंने बिना कोचिंग निकाला। बे रहने दे यार, हलवा है क्या। तो ये चीजें हैं बेटा। तो आप किस कैटेगरी में आ गए, आप तो इस कैटेगरी में आ गए कि जो 5 लाख बच्चा सीरियस है और आप उसमें से 2-1 लाख करीब बच्चा कोचिंग करता है, और जो 2-1 लाख के करीब करीब बच्चा जो कोचिंग कर रहा है ना, आप इस कैटेगरी में हो बेटा, जो सीरियस कोचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है अच्छे से ध्यान से, सबका प्री निकलता है भाई। लड़ाई साला मेंस की। कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ अपना सीरियसली प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट जब लगाओगे उनको एनालाइज अच्छे से करते रहो, कोई नई वोकैब मिले रजिस्टर अलग से बनाते रहो। इंग्लिश की तो ये होती है प्लानिंग। चलो जी, तो इस पर बेस तो क्या रह रहा है, मीनिंग है किसके हिसाब से देगा बेटा, मेन वर्ब के हिसाब से देगा। तो इसका सेपरेट कोई मीनिंग निकालने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे ही मेन वर्ब से भिड़ता है अपना मीनिंग उसके हिसाब से देता रहता है, जैसा टेंस है। तो ही वेंट, अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला ही गोज देयर टू
टू प्ले हॉकी एवरी डे, वो वहां हर दिन हॉकी खेलने जाता है। एक बात बताओ बेटा, इस टू प्ले ने ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुखड़ा पहन लिया, ये कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुखड़ा पहन लिया। अब एक बात बताओ, वो हॉकी एक दिन खेलता है, हर दिन खेलता है? जयदीप सर हर दिन खेलता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसने मीनिंग दिया ना बेटा इसके हिसाब से, अपना कोई वजूद नहीं है इसका। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखिएगा, अब मैं एक और एग्जांपल लिखूं। अगर मैंने लिखा बेटा ही वेंट देयर टू प्ले हॉकी, वो वहां हॉकी खेलने गया था, तो एक बार खेलने गया था, बार बार, एक बार, तो इसने फिर से अपना मीनिंग किसके हिसाब से दे दिया? इसके हिसाब से दे दिया, एक बार। अच्छा, पास्ट में गया था, प्रेजेंट गया था, तो हाँ खेल लिया, खेल लिया। यहां डेली जाता है, डेली खेलता है, डेली खेलता है, तो इसके हिसाब से मीनिंग दिया, इसके हिसाब से। अगर मैं बोलूं बेटा ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा हॉकी खेलने, तो वो हॉकी खेलने जाएगा, तो एक बात बताइए बेटा, अगर वो हॉकी खेलने जाएगा तो अभी खेल लिया या फ्यूचर में खेलेगा? फ्यूचर, तो ये फ्यूचर का मीनिंग देने लग गया। कहता मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मैं मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग दूंगा। खेलूंगा, खेल लिया था, खेलता हूं, मेन वर्ब बताएंगे, मेरा कुछ नहीं, हम तो जी बस मेन वर्ब के हिसाब से चलते। क्यों बंधु, हवा निकली? ये चीजें होती है बेटा, तो इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है। अब फटाक से इसको कॉपी करो, तो इसका मीनिंग आएगा अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब आएगा, अपना कुछ नहीं। बेटा ऐसा नहीं कर सकते टू प्लेज, कि जयदीप सर ही के साथ तो प्लेज आता ना, बेटा ये टेंस के हिसाब से नहीं चलता। प्लेड, बेटा प्लेड नहीं होगा, टेंस के हिसाब से नहीं चलता। तो तू यहां क्या टू विल प्ले कर देगा? पागल हो गया है, ये ऑलरेडी उस सेंस को पकड़ लेगा, इसको ये चीज करने की जरूरत नहीं। फिलअप की प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करा दूंगा बेटा, अभी टाइम लगेगा, अभी इस पे ध्यान दो ना। वर्ब के तब तक एरर बना लो बस। वर्ब की फिलअप की वीडियो चाहिए आपको, मैं करा दूंगा, या फिर एक्स्ट्रा क्लास रख के उसको करा दूंगा। तुमने एक जो बात मेरे को बोल दी ना, हाँ तो मेरे को याद रहती है, चिंता मत करो। या तो अलग के एक्स्ट्रा क्लास लगा के करा दूंगा, या वीडियो अपलोड करा दूंगा, चिंता न को, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है बेटा, अब समझ आया इन पे क्यों ये चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा? चलो, अब इसी का जो नतीजा है वो हमें कई चीजों में भुगतने को मिलेगा, मतलब सीखने को मिलेगा। क्या है देखो, एक सेकंड रुकिएगा। इन्फिनेटिव यहां से स्टार्ट किया ना बेटा हमने, हाँ, और ये लिखा है, हाँ वो तो एग्जाम्पल ही थे, तो इनको मिटा देते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को ना। चलिए जी, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
अगले कॉन्सेप्ट में अगर ये मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देता है तो दो ऐसी वर्ब है जो इससे बहुत पंगा लेती है रे। पंगा कैसे लेती है सर दो वर्ब इससे? कैसे लेती है बताओ बताओ। देखो बेटा, एक तो होती है हैपनिंग वाली वर्ब, एक होती है पोजेशन वाली वर्ब। एक तो होती है बेटा हैपनिंग वाली वर्ब, एक होती है पोजेशन वाली वर्ब, और एक होती है हमारी आपकी डू वाली वर्ब। तीन वर्ब मैंने बताई थी ना, उन तीनों को ध्यान से सुनेगा बेटा। अगर मैं कहूं कि आपको इज दिखे मेन वर्ब में, एम दिखे या आर दिखे, पास्ट में बेटा वॉज दिखे या वर दिखे, क्या हो मेरे पुत्र, अगर ये मेन वर्ब हो, अगर ये मेन वर्ब हो और इनके बाद में इंफिनिटिव अप्लाई कर दूं, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। कैसे? ये ऐसे दिखाएंगी, ऐसा काम जो बस होने वाला है, ऐसा काम जो बस होने वाला है। अब इनको जरा ट्यूनिंग बैठाते हैं। देखो, एक बंदा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई, हां, आई एम गोइंग टू जंप, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, आई एम गोइंग टू टेल समथिंग, मैं कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से कॉपी कीजिएगा। आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखने वाला। यह काम करो, यहां ही लगा लो बेटा, ही इज, ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। सपोज करो कोई इंसान वहां खड़ा है, आप कह रहे हो ही इज गोइंग टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने वाला है। तो बेटा मैंने आपको ये कहा था बी गोइंग टू, कुछ लिखने वाला है, याद आया? बी गोइंग टू ये फ्यूचर का मीनिंग देता है, तो एक्शन मतलब होने वाला है, अभी या इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। तो मैंने आपको ये कहा था बेटा ये बी गोइंग टू, ये विल का मीनिंग देता है कि नहीं देता? वेरी गुड। अब क्या हो अगर मैं इससे इसका गोइंग भी छीन लूं और मैं ये बोल दूं ही इज टू राइट समथिंग, इसका मतलब अब तक तो ऊपर गोइंग जो है वो मेन वर्ब थी बेटा, लेकिन मैंने अब इज को मेन वर्ब बना दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे इज एम आर वगैरह को मेन वर्ब अगर बना के मैं पेश करूं, क्या हो उसके बाद? क्या मैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो, दिन दहाड़े लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है बेटा। अब इस मेन वर्ब, यहां मेन वर्ब इज है। अच्छा, यहां कौन थी मेन वर्ब? गोइंग थी, लेकिन अब मेन वर्ब ये। इसका मतलब क्या है सर? ही इज टू राइट समथिंग, सेम, वो कुछ लिखने को है, मतलब वो काम जो बस अभी बस होने वाला है। एक तो मैं यहां खड़ा हूं और मैं कहूं आई एम गोइंग टू जंप करने जा रहा हूं, और एक बिल्कुल किनारे पे आके कहूं गिर गया, आई एम टू जंप, बिल्कुल कूदने को। इसका मतलब ये होता है ही इज टू से समथिंग, ही इज टू स्लैप हिम। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है बेटा इसका। तो ये चीज सही होती है। अगर आपको इस काम को और नजदीक लेके आना है तो बेटा आप एक और चीज का यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड अबाउट। मतलब इससे पहले आप एक और चीज का यूज कर लो, ही इज अबाउट टू राइट समथिंग, वो बिल्कुल कुछ लिखने को है, ऐसा आप यूज कर सकते हो। आपने बोला अच्छा सर, तो इन्फिनिटिव ये खेल दिखाता है। बिल्कुल बेटा, ये ऐसे भी बात करता है, ही इज अबाउट टू राइट समथिंग, बिल्कुल कुछ लिखने को, ऐसी चीज। हम जब गांव में पहुंचे थे तो सूरज छिपने को था, तो कुछ करने को है और करने को था, ये पास्ट ही प्रेजेंट। तो मैंने बोला बेटा व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहां पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड देयर, हाँ, द सन वॉज अबाउट टू सेट, सूरज बिल्कुल छिपने को था। वॉज टू सेट छिपने को था, अबाउट टू सेट बिल्कुल छिपने को था। तो ये एडवर्ब होती है बेटा, कहीं ना कहीं आप ये कहोगे, और बिल्कुल उसको ऐसा दिखा देती है हाईलाइट करके कि वो काम जो बस होने ही वाला है या होने ही वाला था, है या था, बस। समझ में आई बात? वेरी गुड, डन है बेटा। तो इस तरीके से आप इन चीजों पे ध्यान दोगे। अभी कोई चक्कर है सर वर्ब की जो वीडियो हो वो आज ही डाल देना, फिलअप के वाली। फिलअप के बगैर सारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? अपना काम धंधे पे ध्यान देना बेटा। वो कैब याद कर ले, तब तक 2 दिन की छुट्टी है तो छुटको वो कैब, ग्रामर की दीवानगी तुम्हें लेकर डूबेगी। वो कैब भी तो याद करो। वेरी गुड। तो बेटा इजएमआर के बाद या वॉज वर्ब के बाद ये तो विल का मीनिंग देता है, ये सिखा दिया, ये आ गया, तो काम और नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया, नजदीक नजदीक और ज्यादा नजदीक। तो ये चीज सही होती है। आज के बाद तुम्हें ये इसका भी मीनिंग पता चला। आई एम टू जंप, ही इज टू लीव, और बिल्कुल जाने को, जल्दी से मिल ले उससे, बस
तो ये चीजें हो जाती हैं, कितना आसान काम हो गया। तो इज एम आर के बाद ये चीजें। नेक्स्ट जयदीप सर अगला क्या है, देखो बेटा अब आपको इसमें डिलेक्सिकल वर्ब का ध्यान रखना है। मतलब सर अरे मेरे बच्चे डिलेक्सिकल वर्ब, हाँ डू डज और डिड का, इसका ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये डिलेक्सिकल वर्ब हो तो इनका फॉर्मेट यही तो होता है बेटा, इनके बाद ये मत लगा देना डंग। तो इजएमआर के बाद तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, या कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो आईएनजी आएगा। जैसे ही इज गोइंग, अगर मैं बोलूं बेटा ही इज राइट, ही इज राइटिंग समथिंग, है ना, ये तो करोगे ना आप। टू आएगा तो इसको बचा लेगा, वरना ही इज राइट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ये मेन वर्ब बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं ही इज राइट समथिंग, या तो इसको दो तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो, या तो करो ही इज टू राइट समथिंग, या ही इज राइटिंग समथिंग, या तो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना दो राइटिंग करके, या इसको इन्फिनिटिव बना लो। लेकिन बेटा ये इनके साथ देखो, एक तो बी की फॉर्म के साथ क्या होता है वो आपने पढ़ लिया, लेकिन बेटा डिलेक्सिकल वर्ब में डू डज डिड जब आता है तो ये कहानी बदल जाती है। मतलब मैं ये नहीं कर सकता मेरे बच्चे दे डू टू गो देयर ऑन टाइम, वे बिल्कुल वहां समय पर जाते हैं भाई, तो दे डू टू गो नहीं। आपको याद आएगा सर ये तो डिलेक्सिकल वर्ब है, अगर ये डिलेक्सिकल वर्ब है तो दे डू गो, उसमें इंफिनिटिव यूज नहीं होता सर, डिलेक्सिकल वर्ब ऐसा फॉर्मेट होता है इसका, दे डू गो देयर ऑन टाइम। वेरी गुड। अब पेपर में दे देगा बेटा ही डज टू प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब है, आपको पता होना चाहिए बेटा इसमें एरर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ही डज प्ले हॉकी। तो ये चीज यहां पर बनती है, तो या तो इसके साथ आएगा इसके साथ आएगा, आसान। आगे सीखो। जब इसको हमने एक और वर्ब के साथ पोजेशन वाली वर्ब, बेटा टेंस में क्या पढ़ते हो आप, हैपनिंग वाली वर्ब, एक्शन वाली वर्ब और एक पोजेशन वाली वर्ब। जब हमने हैज के साथ और हैव के साथ, ये मेन वर्ब है बेटा, जब आपने इजएमआर के मेन वर्ब के साथ ये लिखा तो इसने कुछ अपना मीनिंग दिया। जब हमने इसके साथ इंफिनिटिव लिखा ना इसने मस्ट का मीनिंग दे दिया। और जब मैंने यहां हैड के साथ मेन वर्ब के साथ 2 + 1 दिखा तो इसने पास्ट कंपल्शन का मीनिंग दे दिया। भाई पलटा दी। इसका मतलब जो टेंस में मैं यही तो प्रूव कर रहा था पगले, बेटा आई वॉन्ट टू गो देयर है, वॉन्ट को हटा के हैव मेन वर्ब लिख दे तो अलग मीनिंग है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटिव मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देगा बेटा, इंफिनिटिव मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देगा, तागिड़ धा और तागिड़ धा, इंफिनिटिव मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देगा। आओ, इंफिनिटिव मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देगा, इंफिनिटिव मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देगा, इंफिनिटिव मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देगा। तो मैंने जैसे ही ये लिखा आई हैव टू गो देयर, मैं आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है भाई, तो ये जरूरी नहीं है कंपल्शन हो, आप अपनी मर्जी से भी कह सकते हो मुझे वहां जाना है भाई, जाना है तुझे, आई हैव टू गो देयर। तो बेटा वो चीज थी आई वॉन्ट टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, तो ये क्या मीनिंग देता है? टेंस मॉडल्स में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो किसमें पढ़ाया? मॉडल टॉपिक में पढ़ाया। लेकिन बेटा मॉडल टॉपिक में पढ़ाया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये तो मैंने मॉडल टॉपिक में पढ़ाया, मान ली बात, इसीलिए मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहा था अरे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए इसका नेगेटिव ये बनता था आई डू नॉट हैव टू गो देयर, इसलिए इसका नेगेटिव ये बनता था बेटा, ये इंफिनिटिव था। वो बचपन में तुम्हें गलत तुम्हारी बुद्धि में घुसा दिया, हैज टू, हैव टू, हैड टू। अब पागल है क्या? वॉन्ट टू बोलते हैं कभी, इज टू बोलते हैं कभी। तो ये मेन वर्ब थी बेटा, इनके साथ जब इंफिनिटिव भिड़ा तो कुछ अलग ही मीनिंग दे गया, इसीलिए इनके साथ जब इंफिनिटिव भिड़ा तो कुछ अलग ही मीनिंग दे गया, और इनके साथ तो इंफिनिटिव भिड़ भी नहीं पाया, इसलिए 3 वर्ब को पकड़ा मैंने। सर और की भी कोई ऐसी वर्ब है? कोई नहीं है और ऐसी, सबके साथ वो सेम है। तो इसीलिए बेटा एक बात को प्रूव, ये कॉपी नहीं करना, रफ है, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा आई वॉन्ट टू गो देयर, तो ये कहता है हम तो नौकर आदमी, हमारा कुछ नहीं है, जो मेन वर्ब होगी हाँ मैं उसके हिसाब से मीनिंग दूंगा। देखो आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, हाँ तो वॉन्ट हटाया, ठीक है, हाँ आप यहां कुछ और लिख दो, आप यहां कुछ और वर्ब लिख दो, तो आपने जैसे ही कुछ और वर्ब लिखी हैव, हाँ तो कुछ और मीनिंग आ गया। आपने ही यहां पर कुछ और वर्ब लिखी तो कुछ और मीनिंग आ गया, और आपने यहां पर डू लिखी तो यही कट गया, आई डू गो देयर। तो मेन वर्ब का भाई साहब ये मानो नौकर बन के बैठा हुआ,
तो मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग टकड़े टकड़े टकड़े। तो यहां पर आप पोजेशन वाली वर्ब लिख रहे हो तो कुछ और मीनिंग दे रहा है, यहां पर आप नॉर्मल वर्ब लिख रहे हो तो कुछ और मीनिंग दे रहा है, ठीक है। यहां पर आप कुछ पोजेशन वाली वर्ब दिख रहे हो तो कुछ और मीनिंग दे रहा है, यहां पर आप ये हैपनिंग वाली वर्ब लिख रहे हो तो कुछ और मीनिंग दे रहा है। जैसे ही आप एक्शन वाली डू वर्ब लिखते हो तो भाई कट जा रहा है। तो मैं तो वही सिखा रहा हूं, डू आएगा तो इसका क्या होगा, अगर एम आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हैव आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये तो नौकर आदमी है, ये मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देता है। आज तुम्हें वो प्रूव हो गया और आज तुम्हें और गहराई से बात समझ आ गई होगी क्यों इसका नेगेटिव ऐसा बनता है और हमें रटा दिया गया हैज टू हैव टू मॉडल होते। भाड़ में गए ऐसे की तैसे, ये मॉडल नहीं होते, ये मॉडल नहीं होते, मेन वर्ब होती है, इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव जो मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देता है तो ये मस्ट का भी मीनिंग दे जाता है, बट जरूरी नहीं है हमेशा मस्ट का मीनिंग दे। आप खुद अपनी इच्छा से भी बोल सकते हो आई हैव टू स्टडी हार्ड, मुझे मेहनत करनी। करो बेटा कॉपी। बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाया, उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाना चाहता हूं समझ आ गया होगा, अब आपको डर नहीं लगेगा इन टॉपिक से, ठीक है भाई। डू के साथ टू क्यों नहीं आता, सावन बच्चा पूछ रहा है। बेटा डिलेक्सिकल वर्ब है डू, डू का डिलेक्सिकल वर्ब का फॉर्मेट होता है कि वहां डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है बेटा। डिलेक्सिकल वर्ब अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलती है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं मेन वर्ब का नौकर है। डिलेक्सिकल वर्ब अपने हिसाब से चलती है, वो इन्फिनेटिव नहीं लेती, तो नहीं लेती तो नहीं आएगा। रैंक कैसे ले, पढ़ा रखा है उसमें, यूट्यूब पे वीडियोस पे जाना बेटा, मोटिवेशन वीडियोस पे बता रखा है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे शुरुआत हम करेंगे। यहां तक आपका इन्फिनेटिव तक ये मामला हो चुका है और पहली ही स्लाइड से हमने इस चीज को पढ़ने की कोशिश की थी, जुड़े थे। तो इसको कर लेते हैं हम सेव अपना, अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। मजा आया। और दूसरा बेटा, मुझे कुछ काम है नेक्स्ट वीक, तो हो सकता है मंडे और ट्यूसडे आपका ऑफ रहे। 99% चांस है मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा, वेंसडे हम डायरेक्ट मिलेंगे। तो अगले हफ्ते एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा ले लूंगा, जो छुट्टी से हमारा लॉस होगा उसको हम कवर कर लेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो ये जो दिन में आपकी छुट्टी रहेगी 2-4 दिन, 2 दिन की मंडे ट्यूसडे की, तो उसमें आपको क्या कर लेना है, उसमें अपना रिवीजन रखिएगा, वर्ब के एरर कर लीजिएगा, फिलअप्स में करा दूंगा बाद में वर्ब के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको अभी मत छेड़ो। और अपनी वोकैब की जितनी भी क्लासेस 47-48 जो भी हुई है, फिर नेक्स्ट वीक से मैं करता हूँ जरा वोकैब पर भी काम धंधा चालू, तब तक अपना वो करिएगा। वोकैब की बुक आपने ले रखी है, उनको भी पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो मंडे ट्यूसडे जो छुट्टी रहेगी 2 दिन हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको आराम से कवर कर लेंगे, उसकी आपकी टेंशन नहीं लेनी है। तो मंडे ट्यूसडे के चांसेस आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम वेंसडे को ही मुलाकात करेंगे, क्लियर है। तो आपके पास ये जो 4-5 दिन रहेंगे, अच्छा बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन करो, अपनी वोकैब याद करते रहो, ठीक है। आपका वोकैब पर कम ध्यान आपको लेकर डूबेगा, किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन जब कराऊंगा तो माशाल्लाह हो जाएगा। तो इन चीजों पे अपना फोकस रखें, ठीक है भाई। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सारा याद करके आइएगा। अभी इन्फिनेटिव खत्म नहीं हुआ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट ठीक है करेंगे, और टेंशन फ्री। वर्ब एडवांस ऐसा बना दूंगा मैं तुम्हारा, तुम्हें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ब रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ब में चीजें याद भी करनी है बेटा।
ठीक है ना। वेंसडे को रक्षा, और हाँ यार वेंसडे को रक्षाबंधन पड़ रहा है, फिर इसका मतलब हम डायरेक्ट थर्सडे को बोलेंगे, रक्षाबंधन के बाद मिलेंगे भाई। चलो ठीक है, चलो बेटा।